आप सभी सुनने वालों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्लासेस दिए जाते हैं। मुख्य रूप से क्लास 10 तक के बहुत सारे बच्चे यहाँ से लाभ ले रहे हैं। और सुनने वालों से मेरी अपील भी है कि जो बच्चे लाभ लेने से वंचित हैं, उन बच्चों को यहाँ से जोड़ने का प्रयास कीजिए, लाभ दिलाने का प्रयास कीजिए। वो चाहे आपके घर के बच्चे हों, आसपास के बच्चे हों, या तो फिर रिश्तेदार के बच्चे हों, यहाँ से लाभ दिलाइए। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में किस किस तरह की बातें होती हैं, क्या थ्योरीज होते हैं, क्या प्रैक्टिकल है, क्या क्वेश्चंस है, किस तरह से उसके जरिए मानसिक विकास किया जाता है, बच्चों को बिल्कुल आसान कैसे लगने लगे ये सारे सब्जेक्ट, इसके लिए किस तरह की बातें करनी चाहिए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर व्याख्या की जाती है हर एक टॉपिक की। इसके इन सब बातों के अलावे भी कुछ और बातें होती हैं जो प्रेरणादायी होती हैं, प्रेरणाशील होती हैं। मोटिवेशनल क्लासेस होते हैं जो मानवता का ज्ञान, नीति की बातें होती हैं, मानवता की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, नैतिकता की बातें होती हैं, मानव जीवन में आने वाली परिस्थितियों की और उसका सामना करने के लिए एक अंदर साहस पैदा करने की बातें होती हैं। खास करके युवा साथियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आगे अपना कैरियर को कैसे ब्राइट बनावे, आगे डिप्रेशन से कैसे बचे, तरह तरह की जो मुश्किलें आती हैं लाइफ में जिसका अंदाज़ा तक हमें नहीं होता, उन सब परिस्थितियों में अपने आप को हम सुरक्षित रखें, अपने आप को संयमित रखें, इसके लिए तरह तरह की बातें होती है। मोटिवेशनल स्पीच के जरिए उन सब बातों को रखा जाता है। और उसके अलावे भी एक और बात, अब एक नई बात को लेकर के हम इस यूट्यूब चैनल पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। और वो नई बात जो है वो साहित्य की बात है। साहित्य तो हमें जीना सिखाता है, साहित्य तो हमें चलना सिखाता है, साहित्य तो हमें हंसना सिखाता है, साहित्य तो हमें रोना सिखाता है। साहित्य हमें क्या क्या नहीं सिखाता है। साहित्य हमें दुनियादारी की बात सिखाता है। साहित्य हमें समाज से साक्षात्कार कराता है। समाज को हम साहित्य के जरिए देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण होता है। जिस तरह से हम दर्पण के सामने खड़ा होते हैं और खुद का अवलोकन करते हैं, खुद की कमियों को हम वहाँ पर देखते हैं, खुद का साक्षात्कार कर सकते हैं दर्पण के सामने खड़ा होकर कि हम सही हैं कि नहीं, हमारा लुक कैसा है, हम कैसा दिखते हैं। वही तरह से साहित्य के जरिए भी साहित्य को दर्पण के रूप में इमेजिन करते हुए, साहित्य को दर्पण के रूप में कल्पना करते हुए हम साफ साफ वहाँ पर समाज को देखते हैं, समाज का अवलोकन करते हैं। समाज में जो तरह तरह के रिवाज हैं, तरह तरह के चलन हैं, तरह तरह के रहन सहन है, तरह तरह के खान पान है, तरह तरह की वेशभूषा है, तरह तरह के व्यवहार हैं, और भी जो विविधताएं जो होती हैं जीवन के साथ, समाज के साथ, समुदाय के साथ, वो उन सबको हम साहित्य के जरिए साफ साफ देखते हैं। तो साहित्य में कई विधाएं होती हैं और उसमें से जो सबसे आनंददायी मनोरंजक विधा जो होती है, जहाँ पर मनोरंजन भी होता है, शिक्षा भी मिलती है, ज्ञान भी मिलते हैं, और वो बिल्कुल मन को उससे हमको जोड़ने का मौका मिलता है, जहाँ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, वो साहित्य की विधा कहानी के जरिए हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं। एक बहुत लंबी कहानी को कड़ी दर कड़ी यहाँ पर हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, और उसका सभी आनंद उठाइए, मनोरंजन करिए। आगे क्या बात होती है, समाज के किस पहलू को यहाँ पर लाया गया है, समाज की किस बात को यहाँ पर दिखाया गया है, और किस तरह से यहाँ पर जो सारे पात्र हैं अपने अपने किरदार को किस तरह से अदा कर रहे हैं, और क्या दुनिया वालों को बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं, समाज के किस पक्ष को उजागर करना चाह रहे हैं। इस कहानी के जरिए उन सब बातों से रूबरू होने के लिए आप यहाँ जुड़े रहेंगे। तो कहानी में यहाँ पर कई पात्र हैं, लेकिन मुख्य पात्र हमारे जो कहानी के हैं वो बड़े बड़े फिलोसफर हैं। मुख्य पात्र हमारे कहानी के वो बड़े बड़े फिलोसफर हैं जिनका नाम चंद्रकांत और सूर्यकांत है। ये अभी शैशवावस्था, कहानी में इन दोनों मुख्य पात्र की शैशवावस्था से शुरू होती है, और शैशवावस्था से शुरू होकर के अंत तक कहानी की प्रगति की जाती है। कहानी यूं ही चलते रहती है, और कहानी की शुरुआत जो है वो
एक ऐसे जगह से होती है, एक ऐसे माहौल से होती है, एक ऐसे परिवेश से होती है जहाँ पर खुशी नहीं है, जहाँ पर उल्लास नहीं है, जहाँ पर उमंग नहीं है। कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर में एक नामी गिरामी सेठ के घर से होती है। सेठ साहब और उनकी सेठानी साहिबा, ये दोनों एक आलीशान हवेली में रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं कि हमें एक संतान हो। चूँकि उन दोनों को कोई संतान नहीं है, सालों से उसके लिए मन्नतें मांग रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, हर देवी देवता के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, याचना कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से, देवी देवताओं से याचना कर रहे हैं कि हमारे घर में किलकारियां गूंजे, हमारा कोई वारिस हो, हमारे संतान हो, हमारा जीने का सहारा हो। इसके लिए वो जो है सो सारी कोशिशें कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने अब तक उनकी नहीं सुनी है। एक दिन ऐसा वाकया होता है कि सेठानी साहिबा बहुत खुश नजर आती हैं, बहुत खुश नजर आती हैं। सेठानी साहिबा का अपना रूटीन है, सुबह उठ करके अपना सब घर की सफाई करना, घर की सफाई करके रोज रोज की तरह पूजा पाठ करना, स्नान ध्यान करना, प्रभु से अपनी खुशी की याचना करना, अपने संतान की याचना करना, ये उनकी जो है सो रोज रोज की दिनचर्या है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि सेठ साहब देखते हैं कि सारे लोग आस पास के सोए हैं, अभी तक घड़ी देखते हैं, अरे अभी तो 3:30 बज रहा है। और 3:30 बजे से ही सेठानी साहब उठ करके बिल्कुल साफ सफाई में लग गई हैं, पूरा घर आंगन की सफाई कर रही हैं, और नहा धो करके फुर्सत है, अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं। और जो है सो वो अपने रोज रोज के कार्य के लिए तैयार हो चुकी हैं, पूजा अर्चना के लिए तैयार हो चुकी हैं, और चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिख रही है, खुशी झलक रही है, मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो सेठानी को। जब सेठ साहब उठते हैं, देखते हैं कि आज कुछ नया, कुछ बदला बदला सा, ऐसा आखिर क्या बात है। इस नए अंदाज में सेठानी को देख करके वो विस्मित हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि आखिर बात क्या है, कहीं सेठानी ने कुछ सपना तो नहीं देखा है। अटकलें लगा रहे हैं वो अपने आप में, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार बात क्या है। ऐसा वो सोच ही रहे थे, तब तक सेठानी साहब मुस्कुराती हुई उनके कमरे में प्रवेश करती हैं, और फिर वो उनका चेहरा देख करके सेठ साहब को और ताजुब लगता है कि ये मुस्कान उसकी, और ये चेहरे पर इतनी खुशी झलक रही है, आखिरकार बात क्या हो सकती है। सेठ साहब भी खुशी से पूछते हैं कि आज इतनी ये चमक धमक, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर कैसी, क्या बात है, बताइए। तो सेठानी साहब भी कहती हैं, हाँ जी, आज बड़ी खुशी की बात है, हम तो आज बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आखिर बात क्या है, सेठ साहब जानना चाहते हैं। बताएंगे ना, अभी क्या जल्दी है। सेठानी साहब बताना नहीं चाहती हैं, सरप्राइज देना चाहती हैं, लेकिन वो सेठ साहब की और भी हवलता बढ़ते जाती है जानने को, सुनने को। फिर वो जिद कर देते हैं कि नहीं, हमें बताइए क्या बात है। तो सेठानी साहब कहते हैं कि आज बहुत खुशी की बात है, आज जानते हैं हम रात में सपना देखे थे, अब हमारे घर में कुछ ब्राह्मण आए हैं, और वो उनको हम भोजन करा रहे हैं, और आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने कहा कि आपके घर में बहुत जल्दी किलकारी गूंजेगी, आपके घर में एक विलक्षण प्रतिभा का संतान आने वाला है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। ऐसा आशीर्वाद देते हुए हम सपना देख रहे थे कि कुछ ब्राह्मण आए हैं, ऐसा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, और उन लोगों को हम भोजन कराए, और यही सपना देख रहे थे। अचानक बर्तन झनझनाहट के गिर पड़ा, और कुछ आवाज़ आई कमरे तक, जिससे मेरी नींद खुल गई, और तब से मैं सोई नहीं हूँ। लगभग 2 बज रहा था, और तब से मैं सोई नहीं हूँ। तो आज बिल्कुल जल्दी उठ गई और अपना काम को निपटाने लगी, ऐसी बात है। तो सेठानी साहब जो है सेठ साहब से जिद करने लगे, आज पूजा अर्चना जल्दी हो जाएगी, और हम जो आज आप कुछ ब्राह्मणों को जो है सो बुला लीजिए। सेठ साहब कहते हैं, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, अभी कहाँ से बुला लेंगे, कौन कौन ब्राह्मण को बुलाएंगे,
हम सेठ हैं, हमारे घर की आन बान शान है, हमारी अलग पहचान है, हम जैसे तैसे कुछ कैसे कर सकते हैं, अपनी मर्यादा का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, पूरे शहर में मेरा एक अलग नाम है। तो हम कोई भी उत्सव करेंगे, कोई भी हम कार्य करेंगे तो हमें उन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा ना, अपनी मर्यादा का। इसलिए इतनी जल्दी नहीं नहीं सेठानी साहिबा अकबकाती भी, वो उनको लग रहा है कि कितनी जल्दी ये सब हम कर लें, कब कर लें, बिल्कुल उनको भी विवलता है। लेकिन सेठ साहब समझाते हैं कि धैर्य रखिए, सब कुछ करेंगे। और फिर सेठ साहब इसकी तैयारी करने लगते हैं। और सेठ साहब फिर एक अच्छा मुहूर्त देख करके अपने पुरोहित, उनके पुरोहित का नाम द्विवेदी रमाकांत द्विवेदी उनके पुरोहित का नाम, और वो अपने पुरोहित से इसके बारे में समझते हैं, अच्छा मुहूर्त देखते हैं कि हम अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके दक्षिणा दें, उन्हें भोजन करावें, और फिर जो हमारी मन्नतें हैं वो पूरी हो, इसकी हम आचना करें। तो इसके लिए अपने पुरोहित रमाकांत बाबू से वो मिले और एक मुहूर्त देख करके इस कार्य को उसकी शुभ तिथि में जो है वो शुरू करने की बात उन्होंने सलाह दिया। और ऐसा उन्होंने किया उस शुभ तिथि को। और उसके बाद फिर आगे कहानी में क्या होता है, अभी कहानी का एक संक्षिप्त परिचय, हम भाव व्यंजना को, कहानी के शिल्प को, कहानी के शब्द को, उसकी व्यंजना को हम यहाँ हूबहू पढ़ करके तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैंने जो कहानी लिखी है उसमें उन बातों का भी ध्यान रखा है कि उसका शिल्प हो, उसकी व्यंजना हो, उसका एक सौंदर्यीकरण हो, तो वहाँ पर ऐसे वर्ड हों, ऐसे शब्द हों, इन सब बातों को हम उसका बिल्कुल सारांश आपको कह रहे हैं। तो यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है, और कहानी में फिर आगे क्या क्या होता है वो आपको बाद में पता चलेगा। हम पहली कड़ी को आपके सामने भेजेंगे। ये बस केवल एक सूचना मात्र है, बस केवल एक यहाँ पर ऐसी प्रस्तुति भी होगी, इस बात की एक सूचना मात्र है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।